लाठी और हॉकियों से मेरे पिता पर हमला किया। 1993 ये साल याद है सर? आपने हिस्ट्री क्रिएट करी थी। मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार का बेटा हूँ। अगर ये आपका दूध पिएंगे तो ये शेर नहीं कुत्ते हो जाएंगे। लड़कों ने उन्हें धमकी दी कि हम देख लेंगे। 14 साल में इंटरमीडिएट कर लिया। अच्छा, रिजल्ट ये हुआ कि वो डॉक्टर में एडमिशन ही नहीं हो पाया अंडर एज की वजह से। जब हमारे फादर वहाँ प्रिंसिपल थे तो वो वाइस चांसलर, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, ये वहाँ पहुँचे। तो उसके बाद नेक्स्ट जो एक होता है ना जीवन में बदलाव, वो कब आया? कि आपके काम करने का तरीका क्या था? आपके पास जब जमीन आती थी तब आप उसको कैसे सोच? आपको सुबह टेंडर डालना था और रात में आपके पास पैसे नहीं थे। इस घटना ने पूरे अलीगढ़ को आंदोलित कर दिया। उस जमाने में मैंने पहले ही प्रोजेक्ट में उसमें 80,000 कमाया। हम आज आपसे जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारी निकाल पाएंगे वो ही इस पॉडकास्ट की जीत होगी। जब आपके पास नक्शा आता था तो आपके पास क्या इंपॉर्टेंट चीज आती थी? उन्नाव, सीतापुर, इन सारे डिस्ट्रिक्ट को जोड़कर एक मास्टर प्लानिंग की जा रही है। आज जहाँ बनाने जा रहे हैं हम, उनका लाइसेंस हो गया है हाउसिंग बोर्ड से जी। देवा रोड पे। वो 60 एकड़ है, मतलब जितना आप और किया है उसका निचोड़। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा ये पॉडकास्ट। ये तीसरा पॉडकास्ट है और बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट है। ये पॉडकास्ट ना कहूं तो ज्यादा सही रहेगा, ये कहानी है। एक कहानी अलीगढ़ से उठकर एक बड़ा अंपायर बनाने की। एक कहानी जो आपको हिस्ट्री क्रिएट करने की हिम्मत दे सकती है। एक कहानी जो आपको ये दिखा सकती है कि आपके जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, आप अगर लड़ेंगे, खड़े रहेंगे, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी के साथ अगर आप काम करेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ये शब्द उन्हीं के हैं जो मैं इंट्रो में आपके लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। एक कहानी जो लखनऊ जैसे शहर से एक कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराना। एक कहानी जिसने बहुत सारे पाथवेज दिए हैं बहुत सारे डेवलपर्स को कि लेगेसी कैसे बनाई जाती है। ये कहानी है एक बड़ा ब्रांड क्रिएट करने वाले एसके गर्ग साहब की, जो अब फाउंडिंग चेयरमैन है आईफिल ग्रुप के। तो चलिए, आज ये पॉडकास्ट ये उम्मीद से कर रहा हूं कि हर बच्चा जो ये एपिसोड देख रहा होगा वो ड्रीम कर सके, वो सपने देख सके जैसे मैंने देखा था। शायद आज अगर हम कुछ भी कर पाए हैं तो वो इंस्पिरेशन इन्हीं से आई थी। मेरे फादर ने एक लंबे समय तक इनके सानिध्य में काम किया था, इनके गाइडेंस में काम किया था। और जब मैं अपने फादर को देखता था और आज जब इनके साथ बैठ रहा हूं तो मैं बहुत सारी कॉमन चीजें मैच कर पा रहा हूं। इसीलिए शायद संगति भी इंपॉर्टेंट होती है। आज ये जो थोड़ा सा समय मिला है उसको मैंने रिकॉर्ड किया है, आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूं। ये इंस्पिरेशन जो मेरे फादर से मुझे मिली, जो मेरे फादर को उनसे मिली, आज आपके बीच लेकर आया हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहूंगा, सर ने अपने बगल बैठने का मौका दिया है और साथ ही साथ ये मौका आपके पास है कि आप एक अगर उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं, है ना, या आप कुछ भी देख रहे हैं रियल एस्टेट में, ठीक है, तो आज जो मार्गदर्शन आपको मिलेगा वो उसकी कीमत नहीं है। तो मैं गर्ग सर को मैं कैसे बुलाऊं, छोटा मुंह बहुत बड़ी बात है ये। तो गर्ग सर का बहुत बहुत थैंक यू कि वो आज उन्होंने अलाउ किया है कि हम उनके साथ बैठ के दो बातें कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच सर, आज आपने हमें अलाउ किया कि हम आपके बगल बैठ के आपसे 2 सवाल पूछने के हकदार बन पाएँ। थैंक यू। वेलकम वेलकम सर, सबसे पहला क्वेश्चन, मैं ये कोई इंटरव्यू नहीं है। मैंने जब ये पॉडकास्ट के लिए परमिशन मांगी थी तब भी मैंने ये बोला था कि ये मैं इंटरव्यू नहीं करना चाहता। मैं बस आपकी पूरी जर्नी जो है वो एक बार आपके बहुत कम इंटरव्यूज़ हैं, मैंने इंटरनेट पे देखा, पता नहीं क्यों, मुझे तो लगता था बहुत सारे होने चाहिए थे, बट आपके बहुत कम इंटरव्यूज़ हैं ऑनलाइन। तो आज इस माध्यम से सर, जो युवा पीढ़ी है, हमारे जैसे बच्चे जो शायद रियल एस्टेट में होते ही नहीं अगर आप नहीं होते, तो अगर आज वो लोग जो आपको देख पा रहे हैं और वो आपकी स्टोरी भी सुन लेंगे तो कम से कम एक उनको रास्ता तो ज़रूर मिल जाएगा कि इस तरफ आगे बढ़ा जाता है। तो सर, सबसे पहले एक छोटी सी शुरुआत से अगर हम बात करें या स्टार्टिंग से बात करें तो आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई थी, कैसे बड़े हुए आप कुछ बचपने के बारे में सर बताइए, परिवार के बारे में बताइए। मेरे पिता प्रिंसिपल थे। अच्छा। और बहुत कम एज में उन्होंने उस ज़माने में पीएचडी की और थ्रू आउट फर्स्ट क्लास फर्स्ट रहे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वो
पोस्ट ग्रेजुएट थे। उनकी हत्या कुछ उद्दंडी दूसरे कॉलेज का लड़के जो है छात्र, सेंटर हमारा कॉलेज बनाया गया, उन लोगों ने नकल की। मेरे पिता बहुत बड़े अनुशासित इंसान थे, उन्होंने नकल करने के लिए सख्ती की। लड़कों ने उन्हें धमकी दी कि हम देख लेंगे, और जब वो वापस लौट रहे थे, उस वक्त साइकिल से आते थे, हमारे घर रेलवे लाइन के पीछे ही था, तो उन्होंने लाठी और हॉकियों से मेरे पिता पर हमला किया। पिता ने हमले से घबराए नहीं, बल्कि उन्होंने एक हॉकी एक लड़के से छीन के मोर्चा लिया, पर वो 15-16 लड़के थे, ये अकेले थे। फाइनली वो गिर पड़े। सामने एक गुरुद्वारा था, सरदार लोगों ने देखा कुछ लड़ाई हो रही है, वो भाग के आए। तब तक एक मालगाड़ी जो है रेल की पटरी पे आ गई और लड़कों को भागने का मौका मिल गया। लब्बे लबाब ये है, इस घटना ने पूरे अलीगढ़ को आंदोलित कर दिया। पंडित गोविंद वल्लभ पंत उस वक्त मुख्यमंत्री थे, वो स्वयं हमारे घर आए। संपूर्णानंद एजुकेशन मिनिस्टर थे, वो आए। HP मोदी गवर्नर थे, वो आए, और उन्होंने मेरी माँ को सांत्वना दी और कहा कि अब हम इन बच्चों को सरकार पालेगी। मेरी माँ को 150 रुपये पेंशन और हम सब बच्चों को फ्री एजुकेशन। मेरी अकेली बहन की शादी के लिए 1,500 रुपये स्वीकृत किया, और उसी से हम आगे बढ़े। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार का बेटा हूँ। हमारी माँ ने हमें बहुत खुददारी और मेहनत से फिर पाला, उसी 150 रुपये में। मुझे याद है, मेरे 5 और ताऊ चाचा थे, अच्छा। जो सक्षम थे। मेरे एक ताऊ जी ने एक दिन दूध लेके आए वो, और उन्होंने कहा, बहू बहू बोलते थे हमारी मदर को वो, जी। कि मैं बच्चों के लिए गाय रख लिए, अब ये बच्चे मेरे ये गाय का दूध पिएंगे। मेरी माँ ने मेरी दादी से कहा, भाभो कहते थे उन्हें, भाभो इनको कहिए जेठ जी को ये दूध वापस ले जाएं। मेरे ताऊ जी रोने लग गए। मेरी माँ जो पर्दा करती थी, पर्दा हटा के वहाँ आई और उसने कहा, जेठ जी मैं आज तो ये दूध रख लेती हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहती हूँ। जब मैं शिव कुमार मेरा नाम है जी। कि पिता की अर्थी पे रो रही थी, तो आपने ये कहा था कि बहू तो हिम्मत रख, तेरे तो 3 शेर हैं, अगर ये आपका दूध पिएंगे तो ये शेर नहीं कुत्ते हो जाएंगे। और उन संस्कारों से हम आगे बढ़े। हमें एक घटना और बहुत याद है, हम स्टाम्प कलेक्ट करते थे। आप? हाँ जी। तो वहाँ एक दुकानदार के वहाँ मेरी माँ हिसाब लेती थी सारा। जी। तो जब हम एक बार स्टैम्प खरीदने गए, तो गलती से उस दुकानदार ने 2.5 आने की एल्बम जो है वो हमारे हिसाब में नहीं जोड़ी। हमने पहचान लिया, हम चुप रहे। हमारे मन में लालच आ गया। इस समय जिस समय की हम बात कर रहे हैं वो ये क्या उम्र थी? 9 वर्ष के थे हम। 9-10 वर्ष के। जी। तो हमने चलते वक्त अपने छोटे भाई से कहा, जिसका अभी देहावसान हो गया, जी। कि मैं इस तरह टोटल बताना, माँ को हिसाब मांगे तो हिसाब मिल जाए। लेकिन जब हिसाब मांगा गया तो वो गड़बड़ा गया। तो जब उसको डांटा मेरी माँ ने कि ये क्या बकवाक है कर रहे हो, तो उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया, इन्होंने किया है। हाँ जी। तो आप उस माँ को देखिए, जी। और उसने किस तरह हमें पाला। जी।
हमको उसने केन किया और कहा कि जाओ, और मई जून का महीना था, पैदल जाओ, तुम्हें खाना तब मिलेगा जब तुम जाके वहाँ पर उनको कहो अंकल ये गलती से आ गया है। हम अपनी माँ को बुरा भला सोचते हुए और गए, और हमने उनसे कहा कि साहब ये गलती से आ गया है। तो हमारा वो जो स्टैम्प वाला था वो मेरे फादर को जानता था, नाम सुना था। उसने कहा कोई बात नहीं बेटा, अब ये तुम्हारी तरफ से गिफ्ट रख लो। हमने कहा सर अभी तो दोपहर का खाना रुका है, आप शाम का भी खाना हमारा उड़वाएंगे, हम नहीं लेंगे। हम चले आए। वो स्टैम्प कलेक्टर हमारे घर आया और उसने हमारी माँ से कहा कि आप इन बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दे रही हैं, ये आगे बहुत बड़े आदमी बनेंगे। और वही हुआ जी। तो उन जीवन के प्रिंसिपल पर हम आगे बढ़े हैं। ये जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं जी। ये सब इन्हीं पर आधारित है। जी। हमने बिल्डर होते हुए भी जी। कभी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं की, जी। कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं की। जी। जो कहा वो दिया, जी। जो रेट बनाई, अगर किसी को बाद में बेचा तो बढ़ाकर बेच सकते थे, लेकिन पहले बेचे हुए आदमी को हमने जो है अगर किसी को हायर बेच दिया तो उसका पैसा भी लौटाया। तो उन सिद्धांतों पे हमने अपने जीवन को बिताया है। आपका ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ सर? स्कूलिंग पढ़ाई आपकी कहाँ कहाँ तक हुई? पढ़ाई हमने पहले एक रूरल इंस्टीट्यूट था वहीं आगरा के पास, जी। वहाँ से डिप्लोमा किया सिविल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया इंटरमीडिएट के बाद। जी। उसके बाद एक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स जी। की एक डिग्री होती है जी। AMIE, एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर, ओके। प्राइवेटली वो किया। ओके। फिर हम पहले लेक्चरर हो गए जी। पिताजी के पद चिन्हों पर उस जी। कॉलेज में। जी। उसके बाद हम बिट्स पिलानी चले गए, अच्छा। वहाँ लेक्चरर रहे। जी। फिर वहाँ से मेरी माँ अकेली रह गई थी, जी। इसलिए उनको देखते हुए हम आगरा आए। जी। और आगरा में हमने एक कॉलोनाइजर के यहाँ जी। सुबह नौकरी की, जी। 150 रुपये। एक आर्किटेक्ट के यहाँ शाम को की 100 रुपये। और इस कॉलेज में पढ़ाया 300 रुपये। 300, 150, 450, 100, 550। उस ज़माने में 550 हम सफ़र हमने शुरू किया। और एक पुरानी विक्की खरीद के ये तीनों जगह जाते थे हम। 8 बजे हमारी माँ परोठा बना के हमारे उसमें रख देती थी टिफिन, तो हम उसी को लंच कर लेते थे। और 4 बजे जब कॉलेज से लौटते थे तो थोड़ी चाय पी के शाम को फिर आर्किटेक्ट के यहाँ चले जाते थे। तो मतलब सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक मेहनत की, पर ईमानदारी से, इसीलिए हम इतना आगे बढ़ गए। तो जब आपका कॉलेज हो रहा था, जब कॉलेज हो रहा था तो आपके 3 भाई थे? 3 भाई थे, एक बहन थी? 3 भाई एक बहन थे। उनके साथ आपका रिश्ता कैसा था जब आप छोटे थे? जैसे अमूमन होता था उस समय, भाइयों में लड़ाई होती थी? नहीं, लड़ाई नहीं थी, थोड़ा बहुत जैसे होती है बचपने में ही पूछ रहा हूँ। अदरवाइज अच्छा है इसमें। सबसे बदमाश कौन था? फोटो बदमाश तो मैं ही था। अच्छा। हाँ। मेरा जो सबसे छोटा भाई है जी। वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार था। अच्छा। उसने 14 साल में इंटरमीडिएट कर लिया। अच्छा। रिजल्ट ये हुआ कि वो डॉक्टर में एडमिशन ही नहीं हो पाया अंडर एज की वजह से। ओ। तो वो डॉक्टर जाकिर हुसैन, जी। जब हमारे फादर वहाँ प्रिंसिपल थे तो वो वाइस चांसलर थे। अच्छा। वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। जी। ये वहाँ पहुँच गया। अच्छा। और इसने कहा कि मुझे सरकार से लोन दिला दीजिए, जी। मैं कनाडा जाके डॉक्टरी करना चाहता हूँ। अच्छा। और इसको सरकार ने लोन दे दिया। ये गया अपनी हिम्मत से, और इसने वहाँ पहले MD की, फिर PhD की, और वहीं की लड़की से शादी की और वहीं बस गया।
अच्छा। मेरा एक भाई वही है, इसमें है फोटो। जी जी। और सबसे बड़े भाई आपके विंग कमांडर थे? वो मेरे से छोटा था, वो छोटे थे? जो एक्सपायर हुआ अभी एक जी। एक डेढ़ महीने पहले। अच्छा, तो सीरियल ऑर्डर में सबसे बड़े आप थे? अच्छा, तो सबसे बड़ा सबसे शरारती। अच्छा, इसके बाद सर जब आप ये कर रहे थे तो आप बता रहे थे कि आप आर्किटेक्ट के यहाँ उस समय काम कर रहे थे, आप उसी समय सेम समय आप एक बिल्डर कोलोनाइजर के यहाँ काम कर रहे थे, और आप उसी समय लेक्चरर भी थे, तीनों समय थे। तो फिर तो आप रात में मुझे लगता है 8 बजे 9 बजे 10 बजे घर पहुँचते होंगे उस समय? नहीं, आर्किटेक्ट के यहाँ से हम 7 साढ़े 7 आ जाते थे, अच्छा। फिर आके भोजन करके अपना सो जाते थे। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट जो एक होता है ना जीवन में बदलाव, वो कब आया? ये आपके रूटीन चल रही थी, आप 3-3 जॉब कर रहे थे, उसके बाद? मैं अपने उस दिनचर्या से बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं था। अच्छा। तो मैं लखनऊ में, पहले हमने आगरा में एक संजय प्लेस जगह थी संजय पैलेस? जहाँ हाँ। जेल होती थी, जी उसको तोड़ के वहाँ पर एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना। जी तो वहाँ कुछ ब्लॉक ऑप्शन पे लिए जी और हमारे पास पैसे नहीं थे। जी हमने केवल एक स्लोगन दिया कि आप हमें पहले से एडवांस दीजिए 20,000, हम कोई मुनाफा नहीं लेंगे ज़मीन में, केवल कंस्ट्रक्शन का एक रेट फिक्स किया, इस पे काम करेंगे। तो नैरो मार्जिन पे हमने वहाँ पर 17-18 ब्लॉक बनाए, सबको अंसल वंसल काफ़ी लोग आए, सबको भगा दिया, नहीं ले देने दिया ब्लॉक। वहीं से जब हम ये कर रहे थे तो कुछ लोग जो यहाँ के अधिकारी थे लखनऊ के, इन्होंने हमें इनवाइट किया कि आप लखनऊ में आके ऑक्शन लीजिए। तो यहाँ सबसे पहले हमने कपूरथला में ऑक्शन लिया, आरिफ ने और हमने। उसके बाद फिर यहाँ पर ऑक्शन भी लिया, फिर ज़मीन भी ली, टाउनशिप बनाई। तुम्हारे फादर ने हमारे साथ काम किया। एक बार वहाँ पर कुछ गुंडों ने वहाँ पर घेर लिया था, तो ये तुम्हारे बहादुर फादर ने मोर्चा लिया, उसके यहाँ रॉड लगी, जी उस हमने उनको भी खदेड़ दिया। जी तो बहुत लंबा सफ़र है वो। जी। आप जब आप ऑक्शन की बात कर रहे थे तो आप तो इतनी नौकरी कर रहे थे, जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे नौकरी कर रहे हैं, मैं भी नौकरी कर रहा था। अब नौकरी करते करते ये दिमाग में ख्याल कैसे आया ये कि जो है अब चलते हैं कुछ बनाएंगे? समय के साथ? समय के साथ हुआ। तो जब आप ऑक्शन ले रहे थे वहाँ पे आगरा में, मैंने एक कहानी और आपकी सुनी है, विजय अंकल से शायद मैंने ये कहानी सुनी है, विजय अग्रवाल अंकल से शायद सुनी है, किसी से मैंने आपकी ये कहानी सुनी है कि आपको सुबह टेंडर डालना था और रात में आपके पास पैसे नहीं थे और आप कह रहे थे टेंडर कैसे भरा जाएगा। ऐसी कोई कहानी याद करते हैं आप? क्या क्या क्या? कि आपको टेंडर भरना था, सैलरी देने के पैसे उस समय नहीं जोड़ना में मुश्किल हो रही थी, लेकिन आप इतनी हिम्मत बांधे हुए थे कि सुबह टेंडर में भर दूंगा। हाँ, ऐसा कोई इंसिडेंट आप रिमेम्बर करते हैं? मैंने शायद अपने किसी रिश्तेदार से जी। 10,000 रुपये उधार लिए अच्छा। और मैंने कहा कि अगर मैं सफल हो गया जी। तो मैं ब्याज के आपके लौटा दूंगा, अच्छा। और अगर सफल नहीं हुआ तो मैं किस्तों में आपका जो है ओरिजिनल अमाउंट लौटा दूंगा। जी उन्होंने मुझे दिया भरोसा करके, जी और मैं सफल हुआ। जी उस ज़माने में मैंने पहले ही प्रोजेक्ट में जी पहला ही ठेका जो लिया, जी उसमें 80,000 कमाया, जी मात्र 10,000 लगा के 80,000 कमाया। और वो भी एक ऐसा मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि वहाँ पर अर्थवर्क होना था, हम्म। कोई ठेकेदार करने को तैयार नहीं था। तो कैंटोनमेंट का था वो बस स्टैंड। तो हमने ब्रिगेडियर शर्मा होते थे, उनसे हमने कहा कि आप हमें दे दीजिए, हम कंसल्टेंट थे उनके। उन्होंने कहा सोच लीजिए, यहाँ पर फौज में अगर गड़बड़ होती है तो जेल हो जाएगी। हमने कहा मंजूर है। वो मोर्चा लिया,
और हमने 2 महीने में वो काम करना था, 2 महीने में करके दिखाया। हम वहीं पर जो है बगल में एक बौद्ध बहार करके एक छोटा सा होटल था, वहाँ हमने कमरा लिया, रात और दिन वहीं रहते थे और उस काम को पूरा किया। आपके पिता हमारे साथ काम कर चुके हैं, जी जी उन्हें पता है, हमारे साथ वो हरिद्वार भी गए हैं, ट्रैवल भी किया है, जी मोर्चा भी लिया है, गुंडों को भी हमने कभी डरे नहीं हम किसी से। जी। तो मुझे याद है कि जब आपको वो छोड़ने जाते थे, जब वो आपको छोड़ने जाते थे तो वो आपके बारे में बताते हैं हम लोगों को, और कल रात में बता रहे थे जब, तो उनके भी चेहरे पे एक कहेंगे एक जो है सम्मान था, एक उनके भी चेहरे पे प्राउड था कि वो आपके साथ काम किए हैं। और बताते बताते कि आप कैसे लोग, तो मैं उनसे सवाल पूछ रहा था कि कैसे बात करते हैं, गुस्सा करते हैं कि नहीं करते हैं, पैसे खर्चा करने में कैसे हैं। तो उन्होंने बताया कि जब हम ट्रेन पे छोड़ने जाते थे तो उस ज़माने में वो 200 रुपये कुली को पकड़ाते, कहते थे इसको दे देना, है ना। तो ये तो मैं कहानी आपकी सुनते आया हूँ, और शायद यही है कि अगर उसका 10% भी हम लोग उतार पाएंगे तो अपने जीवन में हम अपने आप को सक्सेसफुल ऐसा मानेंगे। कुछ नहीं है, जी मैं एक बहुत साधारण इंसान हूँ, जी साधारण था और साधारण ही रहूँगा। जी। ये भी एक बड़ी बात है, बिल्डर जनरली जब होते हैं पैसा कमाने के बाद तुरंत बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाती हैं, आप हमेशा एक बड़े लो की, बड़ा आराम से रहे, बड़ी सहजता से रहे। आप जब लखनऊ आए थे तो लखनऊ आने के बाद आपका पहला काम लखनऊ में कौन सा था? प्रगति केंद्र। प्रगति केंद्र, वो बनाया आपने, और वो बनाने के बाद फिर टाउनशिप डेवलपमेंट में आप कैसे उतरे? हैं? टाउनशिप डेवलपमेंट में फिर आप कैसे उतरे? नहीं, फिर वो यूपी गवर्नमेंट ने जो है ये निकाला था, जी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जी इसमें उस एपी सिंह साहब थे, जी हमने उनको ये सजेस्ट किया जी कि साहब यूपी के लोगों को भी सिलेक्शन होना चाहिए। जी तो 2 बिल्डर को सेलेक्ट किया उन्होंने, जी बाकी 3 दिल्ली के थे। जी तो फाइनली जो है 5 में से 3 रह गए, जी यूनिटेक, जी एल्डिको, जी। यूटिलिटी, अच्छा, बाकी सब भाग गए। ये हम किस समय की बात कर रहे हैं सर? 1985 90 के दशक, 80 के दशक की बात कर रहे हैं। तब आपने ये पीपीपी मॉडल पे लिया था। और क्या हम एल्डिको उद्यान 2 की बात कर रहे हैं? एल्डिको उद्यान 2 की बात कर रहे हैं, उद्यान 2, उद्यान 1। उद्यान 1 की बात कर रहे हैं। तो जब सर आप ये कर रहे थे सारा काम, तो आपके ऐसी, जब आप चाहे कोलोनाइजर के तरीके से काम कर रहे थे, जब अपने कोलोनाइजर के तरीके से जब आप काम कर रहे थे रियल एस्टेट में, तो आपकी पहली 2-3 प्रायोरिटीज क्या रहती थी कि ये तो मुझे इंश्योर करना ही करना है, अगर मेरा प्रोजेक्ट है तो ये 2-3 चीज जरूर होनी चाहिए? हमारे हमेशा एक ही वो होता था गोल, जी जो करना है ईमानदारी से करना है, जी मेहनत से करना है। जी उसी तरह के हमारे साथी थे सारे, जी सारे लोग हमारे साथ जो है जुड़ते गए, बढ़िया बढ़िया लोग, जी। हमारे पिताजी की तरह। जी। नहीं, आपके साथ मैंने एक चीज़ और देखी है, मैं आर्किटेक्ट हैं संजय अंकल, संजय कुमार गुप्ता, वो भी कहानी बता रहे थे। वो अपनी वाइफ के साथ स्कूटर से आपके पास पहुंचे थे और आपने उन्हें जो है नक्शा बनाने के लिए बोला था। तो वो बोलते थे कि जब सर बैठते थे तो सर को अच्छा लगता था कि 10 लोग उनके साथ हों और बात करें, और मतलब वो हमेशा 10 लोगों से घिरे रहते थे। तो वो आप में भी एक जो है ऐसी, आपको क्या लगता है कि आपका व्यक्तिगत ऐसा ही नेचर था कि आप लोगों के बिना लोगों के साथ ही रहते थे, और वही शायद आपके काम में भी दिखता है। आपने ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट से जो है बहुतों का भला हुआ, बहुत काम किया उस ट्रस्ट ने। ट्रस्ट तो हमने अपनी माँ के आदेश से बनाया। अच्छा। जब हम थोड़ा कमाने लगे जी तो माँ को सत्संग वगैरह के लिए हम 5,000 रुपये देने लगे। जी तो हमने उनसे कहा कि आप 150 रुपये के लिए हर 6 महीने में जाके हाजिरी लगाती हैं, जी आप उसे छोड़िए, अब हम आपको देते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो तुम्हारे पिता की निशानी है, ये तो मैं नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम्हें कुछ करना है तो पिता के नाम से एक ट्रस्ट बनाओ, और तुम जो है गरीब बच्चों को पढ़ाओ, गरीब विधवाओं की लड़कियों की शादी करो, और जो काम तुम्हें सरकार ने दिया
जो हेल्प की, बच्चों को स्कॉलरशिप दो, वो करो। तब हमने ये ट्रस्ट बनाया। आज ट्रस्ट के पास 20 करोड़ रुपए का कॉर्पस है। उसके ब्याज से आज भी हो रहा है काम। आज भी पेंशन के चेक बनते हैं। अब्दुल हमीद की वाइफ रसूलन बीबी को हमने पेंशन दी। तमाम लोगों को हम हेल्प करते रहे और आज भी करते हैं। हम 80 और 90 की दशक की बात कर रहे हैं, 80, 90, 2000। उस समय तो यूपी में थोड़ा कल्चर भी ऐसा था कि अगर कोई 2 पैसे कमाने लगता था तो उस पर 4 लोग जो है नजरें आ जाती थी, 4 लोग आके परेशान करने लगते थे। आपके साथ हुआ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ? कभी आपको किसी ने परेशान नहीं किया? जब ऐसी कोई परेशानी आई तो हमेशा जो है हमने उसको सेटल करने की कोशिश की। जी, ओके। तो एक ये है सर कि जब आप ये काम कर रहे थे तो एक सीरियल ऑर्डर में जैसे एक टाउनशिप ये करी, दूसरी टाउनशिप ये करी, तीसरी टाउनशिप ये करी, चौथी टाउनशिप ये करी, तो एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट ज्ञान है। तो आप जो हाँ मैक्सिमम बिल्डर्स कहें, डेवलपर कहें, सेल हो जाते थे, कैश फ्लो मैनेजमेंट, वो हमने कभी कोशिश की नहीं ज़्यादा पैर फैलाने की। अच्छा, जितना कर सकते थे उतना ही करने की कोशिश की। और बाकी तो हमारी टीम पूरी इस तरह की मिली कि वो कोई ज़्यादा रुकावट नहीं हुई। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आप कैश फ्लो या अगर आप ज़्यादा पैर क्योंकि आपने नहीं फैलाया तो आपका कैश फ्लो मेंटेन रहा, तो आप टाउनशिप के बाद टाउनशिप करते चले गए। आज भी हमारी लड़की जो कर रही है जी, आईफिल ग्रुप, आईफिल के नाम से, जी एक प्रोजेक्ट जब पूरा हो गया है जी तब दूसरा लॉन्च करने जा रहे हैं, जी जी जिसका लाइसेंस मिला है। जी जी वो बहुत, जिस कॉलोनी में हम रहते हैं जी वो यहाँ की नामी कॉलोनी है, एल्डिको जी जी ग्रीन। जी वो 35 एकड़ में है। जी वो हमें श्री अखिलेश दास जी ने ज़मीन दी थी नगर निगम से। जी आज जहाँ बनाने जा रहे हैं हम, जी जिसका लाइसेंस हो गया है जी। हाउसिंग बोर्ड से, जी देवा रोड पे, जी वो 60 एकड़ है। जी और अभी हमारे एक साथी हैं, जी अब उसका डीपीआर होने वाला है। जी वो एक बहुत सुंदर अल्टीमेट बनाएंगे, जी बहुत सुंदर एक कॉलोनी बनाएंगे। जी। मतलब जितना आप और किया है उसका निचोड़। अच्छा, लखनऊ को आपने वैसे भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत कॉलोनियाँ दी हैं। मतलब आज मैं लखनऊ के किसी रोड पे जाऊं, किसी जो है खंड में जाऊं, तो आपको चाहे आप सीतापुर रोड पे हो तो भी आपने कुछ ना कुछ दिया। आपने हर रोड पे कुछ ना कुछ लखनऊ को दिया है। अब आज देवा रोड पे एक आप कह रहे हैं कि एक और खूबसूरत कॉलोनी आप देने जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये हम सब लोगों के लिए जो है एक ब्लेसिंग है कि आपके विजन के थ्रू होते हुए अगर कुछ चीज़ निकल के आएगी तो नो डाउट 1001% बहुत खूबसूरत और बहुत बेहतरीन चीज़ निकल के आएगी। बट जब आपके पास कुछ और आप बताना चाहेंगे कि जब आपके पास नक्शा आता था तो आपके पास क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आती थी? हम आज आपसे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी निकाल पाएंगे वही इस पॉडकास्ट की जीत होगी कि आपके काम करने का तरीका क्या था। आपके पास जब ज़मीन आती थी तब आप उसको कैसे सोचते थे? जैसे हम 3-4 चीज़ों का बहुत ध्यान रखते थे। जी यहाँ पर और बिल्डर हैं जो हमसे भी और बेटर बनाते हैं, जी शालीमार वगैरह बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट सबसे बढ़िया हम देते हैं। जी ओपन स्पेस, एनवायरनमेंट, जी सर्विसेज, जी उसमें हमारा कोई मुकाबला नहीं कर पाया, जी न कर पाएगा, जी क्योंकि वो सोच बड़ा डिफरेंट है। जी इसमें रामदेव ने लिखा है ना, इनका सोच स्वदेशी है। जी हम जो है, जो वहाँ के रहने वाले हैं, जी उनकी सुविधाओं का बहुत ख्याल रखते हैं। जी बेस्ट एसटीपी, बेस्ट ड्रेनेज, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जी उस पर हम हमेशा जोर रहा। जी। तो आप कस्टमरों से बात करते थे? आप कस्टमरों से बात करते थे? हाँ, आपके पास दरवाजा कस्टमर हमेशा खुला है। अच्छा,
तो जब आप अमूमन ये देखा जाता है कि बिल्डर के यहाँ तो स्टाफ भी ठीक से बात नहीं करता है, तो उस समय आपने कंपनी में कल्चर कैसे डाला कि कोई भी आएगा तो मैं मिल लूंगा उससे? चूंकि मिलता था मैं। आदत थी। ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि अगर फिर से शुरुआत करनी होगी तो और एक वैसे भी आपने लिमिटेड अमाउंट से किया था, ठीक है, अगर फिर से कोई एक लिमिटेड अमाउंट से कोई शुरुआत करना चाहेगा तो आज की डेट में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लैंड एक्विजिशन, और आपने तो कितनी ही करी और करवाई, तो उसका सही तरीका क्या है अप्रोच करने का? अगर कोई छोटा जो है आज लड़का है और वो सोच रहा है कि मैं भी कुछ काम करूंगा, और तो सबसे पहले तो जो है उसको ज़मीन चाहिए कुछ काम करने के लिए रियल एस्टेट में, तो और वही सबसे पेचीदा चीज़ है, तो आप कैसे करते थे ये? उस ज़माने में और अब में फ़र्क हो गया है। अब ज़मीन जो है बहुत लिमिटेड है जी लखनऊ बहुत एक्सपेंड हो चुका है, जी तो उसके लीगल इश्यूज देखना बहुत ज़रूरी है, जी क्योंकि अगर अब कोई फंसेगा जी। तो निकल नहीं पाएगा। अच्छा, लखनऊ के अगले 10 साल आप कैसे देखते हैं? अब एचसीआर आ रहा है अभी तो लखनऊ में इस पोटेंशियल है, जी, अभी बढ़ेगा। अभी और बढ़ेगा। तो ऐसा है, हमारे जो शहर हैं हिंदुस्तान के अभी भी छोटे हैं। जी हमारे पास अथाह ज़मीन है खेती की, जी। तो अभी पोटेंशियल है बढ़ने का। सबसे अगर जैसे अब एचसीआर बन रहा है तो उसमें बाराबंकी, उन्नाव, सीतापुर, इन सारे डिस्ट्रिक्ट को जोड़कर एक मास्टर प्लानिंग की जा रही है, तो उनमें से आपको कौन सी लगती है कि 2-4 जगह या 2-4 रोडें लखनऊ की जिन पे अभी बहुत बूस्ट आना बाकी है या आ सकता है? सब तरफ बढ़ेगा। रायबरेली रोड पे जाएगा, कानपुर रोड तो बढ़ा ही है काफ़ी, फैज़ाबाद रोड भी बढ़ेगा, सुल्तानपुर रोड बढ़ रहा है इस वक्त, हम लोग सुल्तानपुर रोड बना ही रहे हैं। जी चल पड़ बढ़ेगा। ठीक है। तो अगर मैं जैसा आपसे पूछ रहा था कि अगर आज आपको फिर से बोला जाए पीछे जाके बताने के लिए कि कोई अपना काम करना शुरू करेगा, तो ऐसी 2-3 दिक्कतें जो आपको महसूस हुई हों जो अब चेंज हो गई हैं, जो अब शायद नहीं आएंगी, या अगर जो बच्चा शुरुआत करना चाहे तो पहले से क्या सोच के रखे कि ये 2-3 दिक्कतें उसके पास आ सकती हैं? नहीं, हमारा एक ही सजेशन है, जी जो भी काम करे जी ये सोच के करे कि मैं ईमानदारी से और मेहनत से काम करूँगा। सफलता हमेशा उसका प्राप्त होगी। जरा भी उसके मन में खोट होगा तो वो कहीं ना कहीं धोखा खाएगा। ईमानदारी इज द स्ट्रेंथ फॉर दिस ट्रेड। ऑनेस्टी। 1993 ये साल याद है सर आपको? 1993 हाँ, आपने हिस्ट्री क्रिएट करी थी। लखनऊ की कुछ एक लौती कंपनियां जो कभी उस जो है उसको छू पाएंगी, वो आपने किया था। स्टॉक मार्केट की लिस्टिंग करवाई थी आपने, एनएससी पब्लिक लिमिटेड हुई थी कंपनी। हाँ, 1993 में हुई थी, सही हूँ मैं? अमूमन तो ऐसा आदमी सोचता नहीं है, आज भी 90% बिल्डर कोई ये नहीं सोचता है कि मेरी कंपनी पब्लिक लिमिटेड हो। नहीं, अगर फंड्स की ज़रूरत है जी तो पब्लिक लिमिटेड बनाने में कोई बुराई नहीं है, अच्छा क्योंकि वो शेयर हम पब्लिक को देते हैं, जो प्रॉफिट का जी डिविडेंड देते हैं, शेयर देते हैं। जी। आपको लोग एक अगर आपको ये बोला जाए कि हम लोगों के जो नए लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, वो नेटवर्किंग बोलते हैं इसको, मतलब लोगों से कैसे संबंध बनाया जाए, और आपका पूरा लाइफ रियल एस्टेट में आपने इतने संबंध बनाए हैं, ठीक है, तो हम लोगों के यहाँ तो नेटवर्किंग में बोला जाता है कि जी आप जो है यहाँ से मैसेज करके मिल लीजिए। आपको क्या लगता है कि संबंध बनाने में ऑनेस्टी के अलावा, अभी आपने एक चीज़ ज़रूर बताई, ऑनेस्टी, कैसे अप्रोच कैसे करें कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल कैसे पाएँ, कैसे लोग उन्हें जो है, जैसे आप आए और आपका एक करिश्मा था, अब आपकी बराबरी तो कोई नहीं कर पाएगा, बट आपका एक करिश्मा था कि आप जाते थे तो आपके पास 5 लोग 10 लोग
हमेशा आपकी बात सुनते थे, आप जो कहते थे वो सुनते थे, वो कैसे हुए? ऐसा कुछ नहीं है, जी मैं बिल्कुल साधारण था। और कोई भी आदमी जो करना चाहेगा, जी अगर लगन है तो वो सफल होगा। कोई काऊ में मगन, कोई काऊ में मगन, हम तो वहाँ में हैं मगन जहाँ में लागी है लगन। मुझे याद है सर कि आप अपने ट्रस्ट के माध्यम से और वैसे भी सबसे नीचे तबके के भी एम्प्लॉयज़ जो होते थे उनका आप ध्यान रखते थे। कोई हॉस्पिटल में एडमिट है तो उस समय अपेक्षा हो उसको या ना हो, आपका हाथ पहुंच जाता था वहां तक, है ना। कोई किसी के घर में कोई ज़रूरत है तो जब तो आदमी बढ़ता है तो सर वो तो नीचे छूट जाता है। आप कैसे पकड़े रहते थे छोटी छोटी चीज़ें? तो नेचर की बात है, संस्कार ऐसे मिले थे, सबको साथ लेके ही चले हम। सर जब आप ऐसे बड़े बड़े कॉलोनियाँ ये करने जाते थे, डर नहीं लगता था कभी आपको? डर नहीं लगता था कभी आपको ये करने जा रहा हूँ कुछ गड़बड़ हो गया तो? डर लगता तो करते कैसे। हाँ, आप सर कुछ और हमें बताइए। जब आप जो है यहाँ ये पिछले, अगर मैं आपसे समराइज़ करूँ इसको, तो पिछले 20 साल 30 साल 40 साल के सफ़र में कि आप आ गए, अब आप हमारी बात वहीं छूट गई थी, आप आ गए एल्डिको में, आपने प्रगति कॉलोनी करी और उसके बाद बड़ी आसानी से आपने कह दिया कि उसके बाद तो जो है हम टाउनशिप करते चले गए, होता चला गया, टीम हो जो है बन गई, होता गया। इतना आसान है नहीं सर। उस जर्नी के बारे में हमको थोड़ा सा और उसके लेके चलिए। अगर मैंने कहा ना, अगर आदमी के अंदर ईमानदारी है, जी मेहनत है, जी लगन है, जी। तो कुछ भी संभव है। डेली रूटीन क्या था आपका जब आप इस समय अपने पीक पे थे? वो उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी सर, जब आपको लगा कि अब मैं पीक पे हूँ अपने करियर के? मेरी उम्र उस वक्त क्या थी? जी, जब आपको लग रहा है कि मैं अब पीक पे हूँ, अब मुझे शोहरत मिल गई, मुझे लोग जानने लगे और वो हो गया, उस समय आपकी उम्र क्या थी सर? कब आपको ये एहसास हुआ कि जो ऐसे कहते हैं ना, यू हैव अराइव्ड? कभी नहीं हुआ? ऐसा मेरे को आभास ही नहीं हुआ अच्छा कि मैं पीक पे पहुंचा हूँ। अच्छा। मैं तो हमेशा ये मानता रहा कि रोज हमें काम करना है। आज भी हम जो है अपना एक्सरसाइज और फिटनेस करते हैं और डेली ऑफिस आते हैं। जी 11:30 से लेके 3 साढ़े 3 तक मैं ऑफिस में रहता हूँ। जी यहाँ पर कोई और आए या नहीं आए, मैं ज़रूर आता हूँ। जी तो रूटीन हमने ख़राब नहीं किया। शाम को हमें एंटरटेनमेंट की आदत है, ताश खेलने की, जी तो क्लब बनाया हुआ है, उसमें आ जाते हैं, जी वहाँ ताश खेलते हैं, जी समय से भोजन करते हैं, जी हर चीज़ फिक्स है। जी। ये फिक्स तब भी था जब आप, जिस समय की हम बात कर रहे हैं, जब आप 35 साल के होंगे, 40 साल के होंगे, जब इतना सारा काम था? क्योंकि हम लोगों के साथ क्या होता है कि हम लोग सुबह निकले, माता जी हमारी जो है 2 रोटी दे दी तो खा लिया, नहीं खा लिया तो पता चलता है शाम को 7 बजे जो है याद आ रहा है कि खाना छूट गया, रात में 10 बजे घर पहुँच रहे हैं। नहीं, टाइम से खाया हमेशा। हाँ अभी भी टाइम से खाते, तब भी था, हमेशा टाइम से खाया। हाँ। तो आप जो है बड़ा, ये तो बॉडी सिस्टम ऐसा है। जी अगर आप, ये तो वो है आपके लिए, खाना जो है इज ए काइंड ऑफ खुराक जी जो बॉडी को चलाती है। जी अगर उसको आप डिस्टर्ब करेंगे तो शरीर में विकार आएंगे, जी बीमारी आएंगी, जी परेशानियां आएंगी। जी। तो आज जिस समय की हम बात कर रहे हैं 35-40 साल की, उसमें इतना सारा काम, हम तो फिर लग रहा है कि हम जो है कुछ जो है गलत कर रहे हैं, क्योंकि इतना सारा काम जब आपके पास होता है, 10 लोग मिलने के लिए इंतज़ार कर रहे होते हैं, तब भी रूटीन पे फिक्स रहना एक बड़ा जो है टास्क है कि कैसे आप रूटीन पे फिक्स रहें। तब भी आपका रूटीन यही था, आप सुबह उठते थे ऐसे ही, आप ऑफिस आते थे और शाम को 7-8 बजे आप ऑफिस छोड़ देते थे, तभी ये रूटीन था और आज भी ये रूटीन है। सेम। तो 30-40 सालों से आपका रूटीन सेम है, सुबह उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ऑफिस आते हैं और शाम को आप एंटरटेनमेंट में जाते हैं। तो
जो जो लोग जो है नहीं संभाल पा रहे हैं उनको सीखना चाहिए आपसे कि कैसे 30 साल से आप एक सेम रूटीन पे आप फॉलो कर पा रहे हैं। नहीं, मैंने आपको सूत्र बता दिया। जी लगन, मेहनत, ईमानदारी, इसके साथ आप चलते जाइए, सब कुछ निपट जाएगा। सर, जब आप लगन कहते हो तो आपको निराशा नहीं होती है? जैसे मैं अपनी ही बात करता हूँ, हमने 2014, 15, 16 जब 15-16 के आसपास खाली हुए, हमने काम करना शुरू किया। आज हम 10 साल बाद, ठीक है, जो भी कर पाए आप लोगों के आशीर्वाद से, एक समय के बाद लगने लगता है कि हम फंस गए हैं कहीं पे, हम इससे और कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, हम कुछ और बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी मैं। ये आपका सोच मत करिए। जी आज आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये भी बड़ा काम है। जी बिल्कुल 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 ये जो कर रहे हैं, जी और आपके पिता ने भी मेहनत की। जी हमें याद है, वो हमारा आम का बाग जो है उसको देखने जाता था, जी वो भी एक मेहनत थी। जी। क्या करते हैं आजकल फादर तुम्हारे? सर, वही बेस के नाम से जो हम लोगों की कंपनी है ना, बेस। बेस इंफ्रा। हाँ 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 हाँ। तो हम लोग जो है ब्रोकरेज की कंपनी है, कुछ छोटा मोटा काम भी कर रहे हैं सर। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको। जी जी बिल्कुल। और अपने फादर से कहिए किसी दिन हमसे मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इसको मुझे लगता है आपका भी समय हो रहा होगा, 1 बज रहा है, आपसे आधा 1 घंटा हमने बात करने की कोशिश की। आपके अचीवर जो अवार्ड है वो तो हमने अभी जो है इंट्रो में हम बताएंगे ही, बट आपको हमने देखा कि आपको यूपी रत्न अवार्ड भी मिला हुआ है, आपको जागरण अचीवर अवार्ड जापान में भी मिला हुआ है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 में अभी 3-4 अगस्त में आप सम्मानित किए गए हैं, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो सर। और अब जो अपना नया प्रोजेक्ट आ रहा है वो दोबारा आपके एक और विजन से आ रहा है आईफिल ग्रुप में, और देवा रोड पे, जिसका आपने बताया लाइसेंस, तो हम कब तक ये एक्सपेक्ट करें ये खुशखबरी लोगों के बीच में रिवील हो जाएगी? 2-3 महीने में। 2-3 महीने में ये खुशखबरी लोगों के बीच में फॉर्मली अनवील हो जाएगी। सर, आपने बताया लगन, ईमानदारी और मेहनत, ये सूत्र और ऑनेस्टी, वही ये है ना, ये 4 चीज़ें अगर आदमी अपने में बांध के रखे तो वो हो सकता है। सर, जब आप रेसिडेंशियल करने जाते हैं, जब आप किसी का घर बनाने जाते हैं, तो आपको एक अलग जिम्मेदारी का एहसास होता है कि मैं किसी का घर बना रहा हूँ तो कल वो परेशान ना हो। ऐसे ही जब कमर्शियल करने जाते हैं तो उस समय भी आपको लगता होगा कि मैं जो है, मतलब आपने एक से एक खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं। जब कमर्शियल नहीं लोग देख पाते थे और समझ पाते थे, तब ऐसी ऐसी बिल्डिंगें आपने बनाई, इमेजिन करी। ऐसा आपका सोच है, ऐसा कुछ खास नहीं किया, बहुत लोगों ने किया।